Hello everyone, myself Bhavan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds. तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, इसके पहले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट जो है उसे स्टडी किया है और इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के बेसिक न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये सभी चीजें हमने इसके पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया वो जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया है उनके लिए ये जो लेक्चर है बहुत इजीली जाएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखो बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी कंसेप्ट आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंसेप्ट को मतलब स्किप मत करो और लेक्चर को हो सके तो लास्ट तक अटेंड करो बेटा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमसे कुछ चीजें छूट जाती है और उस कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आते हैं और तब हमें डिप्रेशन आता है कि अभी तो मुझे ये कंसेप्ट पढ़ी नहीं। देखो बेटा, लेक्चर में हर एक पॉइंट पे आपको कंसेप्ट पढ़ाई जाती है, तो आपको ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, कहीं पे भी आपको लेक्चर को पूरा करना पड़ेगा। तो लेक्चर को स्किप मत करो, लेक्चर को एंड तक देखो। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपके मन में इधर उधर के अगर थॉट्स आ रहे हो बेटा, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को थोड़ा बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। इसके पहले इस लेक्चर के पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको किसी भी बॉडी का या फिर कोई भी बॉडी हो, रैंडमली हो, रिजिड शेप में हो, कंटिन्यूअस हो, नॉन कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म। तो बॉडी यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, रेगुलर शेप की हो, इरेगुलर शेप की हो, तो अगर आपको उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो आप क्या अप्लाई करोगे, उसको आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। मतलब जैसे कि हर एक बॉडी की 3 कोऑर्डिनेट होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट और एक जेड कोऑर्डिनेट। तो सेंटर ऑफ मास के भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, जेड, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो एक पार्टिकल थोड़ी है, हमारे पास बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उनका भी हर एक का अलग अलग सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो वो हर मास क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है और उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस होती है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू डीएम। डीएम इज द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ मास। तो हमें क्या मिलेगा, हमें उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा वाई को विथ रिस्पेक्ट टू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, where dm is the small element of mass। इसे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके टोटल मास फाइंड कर सकते हैं। इसे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करके टोटल मास और टोटल जो y उसका सेंटर ऑफ मास है उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये चीजें मैंने ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में बताई है। सिमिलरली अगर आपको z एक्सिस फाइंड करना है तो सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेट करोगे z को विथ रिस्पेक्ट टू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये सब चीजें हैं, इसका यूज करके आप किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट हमारी इस सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी में लगती है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो उस केस में आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, पहला पॉइंट ना, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, नोट्स बनाना शुरू करो ना, with the help of integration we can find center of mass of continuous body। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा,
उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस बॉडी का फाइंड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखो बेटा, जो अपनी सिमेट्रिकल बॉडी होती है, सिमेट्रिकल कंटिन्यूस बॉडी होती है, तो सिमेट्रिकल कंटिन्यूस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, सिमेट्रिकल कंटिन्यूस बॉडी का जो द सिमेट्रिकल कंटिन्यूस बॉडी हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स सेंटर। तो ये भी आपको समझना है, पहले सिमेट्रिकल समझो। सिमेट्रिकल मतलब क्या? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सिमेट्रिकल मतलब यूनिफॉर्म होती है बट उसका साइज एंड शेप हर जगह पे सेम होता है, मतलब उसकी जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, हर एक पॉइंट पे इक्वल होती है, मतलब हर एक लेंथ में उसका इक्वल मास होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। मतलब क्या? उसका साइज एंड शेप हर जगह पे सेम है। तो जो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होती है, तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसके एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करता है। ये आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज में याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो बच्चा, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको बॉडी कंटिन्यू है तो कंटिन्यूस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, कंटिन्यूस बॉडी सेंटर ऑफ मास, तो कंटिन्यूस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। तो द कंटिन्यूस बॉडी सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। बस आपको इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स आते हैं, मतलब आप याद रख सकते हो, तो आप सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडी का कोई भी टॉपिक इजीली सॉल्व कर सकते हो। टॉपिक कैसे सॉल्व करना है, टॉपिक में क्या क्या रहेगा, टॉपिक में आपको क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेगी, कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज क्लियर कट कर दूंगा। बट एक बार आप इसे पॉज करके नोट करो, फिर हम रॉड से शुरू करेंगे और सेमी सर्कल पे एंड करेंगे। तो चाहो तो आप इसे नोट पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। चलो हो गया। अभी हम रॉड से स्टार्ट करेंगे और एक सेमी सर्कुलर रिंग है उस पे हम एंड करेंगे। मैं टॉपिक को भी यहाँ पे इरेज कर देता हूं ताकि हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिले। ओके, वर्ड सेकंड ना, मुझे 1 सेकंड फिर। चलो देखो, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आता रहता है, बट उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कुछ चीजें बताई हुई है। अभी देखो क्या करना है हमें, एक रॉड कंसीडर करना है और उस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं इसकी हमें पहले प्रोसीजर देखनी है। अगर आपने प्रोसीजर देख ली तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इजीली समझ में आएगा। देखो चाहे तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता सकता हूँ कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो यूनिफॉर्म होने की वजह से हाफ, उसका जो टोटल लेंथ है उसके हाफ में वो आ जाएगा। मतलब अगर उसकी लेंथ 4 मीटर है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर पे रहेगा। बट एक बार आपने वो प्रोसीजर अगर समझ ली तो रॉड की जगह पे कोई अगर और भी ऑब्जेक्ट रहेगी तो आप उस और ऑब्जेक्ट का जो है सेंटर ऑफ मास इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। हालांकि आपको डायरेक्टली ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बट आपको प्रोसीजर देखनी है कि प्रोसीजर देख के मैं कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करता हूँ। तो अगर आपने वो प्रोसीजर देख ली तो प्रोसीजर देखने के बाद आपको जो है किसी भी इरेगुलर शेप या फिर किसी भी रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे उसकी आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको बेसिकली क्या पढ़ा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की प्रोसीजर बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रॉड। तो यहाँ पर हम फाइंड करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस रॉड या फिर यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेन जो अपने इक्वेशन है वो बताऊंगा। ठीक है, फिर ही आपको मैं समझाता रहूंगा। मान लो अपने पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, जिसकी टोटल लेंथ बेटा कैपिटल एल। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक एक्सिस को एक ओरिजिन मानना पड़ेगा। आप इसे ओरिजिन मान सकते हैं या फिर इसे भी ओरिजिन मान सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में समझाया हुआ है। तो अगर आपने इस पॉइंट को अगर ओरिजिन माना तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। मतलब
ये एक्स एक्सिस पे भी जीरो है और वाई पे भी जीरो है। और अगर आपने इस पॉइंट को कंसीडर करा है तो इसका जो है वो वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी जो है अपनी पूरी एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। और तो इसका जो एक्स एक्सिस है वो कैपिटल यल है, क्योंकि ओरिजिन से इसकी लेंथ यल है। और इसका जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये जीरो है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई ही नहीं कर रहा है। हमारा एक्स एक्सिस यहाँ से शुरुआत हो गई, यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस की शुरुआत हो गई। तो जो ये रॉड है बच्चा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका सिर्फ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे लाई ही नहीं कर रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो प्रोसीजर क्या है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस है। तो मैंने आपको क्या कहा था पहले कि अगर आपको कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? आप उसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स with respect to small increment of mass upon small increment of mass, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ मास। तो प्रोसीजर क्या है? आपको पूरा मास नहीं कंसीडर करना है, आपको सिर्फ डीएम का मास कंसीडर करना है। तो आप क्या करोगे? इस रॉड का छोटा सा स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ मास कंसीडर करेंगे, जिसे आप डीएम कहेंगे, जिसकी छोटी सी लेंथ है वो है बेटा डीएक्स, जिसकी एक छोटी सी लेंथ है डीएक्स। तो हमने क्या कंसीडर करा? एक रॉड कंसीडर करा बेसिकली, जिसकी टोटल लेंथ एल है, जिसमें कोई भी वाई एक्सिस नहीं है। तो हमने क्या किया? उस रॉड का एक छोटा सा स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर किया, जिसकी लेंथ डीएक्स है। जिसकी लेंथ क्या है बच्चा? इसकी लेंथ डीएक्स है, ठीक है। तो जब आप डीएम को कैलकुलेट करोगे तो इसका जो स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डीएम आएगा, तो ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी हर जगह पे जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। मतलब डीएम किसके बराबर है? डीएम बराबर है मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गई इसकी डेंसिटी। और जो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर किया है डीएक्स, इसके बराबर है। आई होप तुम्हें डीएम कैसे बराबर आया ये समझ में आ चुका होगा। डीएम इज द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ दिस रॉड, राइट, सॉरी, स्मॉल इंक्रीमेंट मास ऑफ दिस रॉड विच इज इक्विवेलेंट टू मास पर यूनिट लेंथ। मतलब इसमें इसके पूरे मास में इतनी लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय जो हमने इसका डिस्टेंस कंसीडर किया है, उसको अगर हम इसके मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल रहेगा? वो रहेगा इसके स्मॉल, जो हमने स्मॉल मास को कंसीडर किया है वो उसके बराबर रहेगा। मुझे बस तुम्हें यही कंसेप्ट सिखानी थी, और इसमें यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डीएम इज ऑलवेज इक्वल टू mass per unit length into small increment of that length, or small increment of that mass, तो small length of that small mass। तो ये हमने small mass कंसीडर किया, जिसका मास है बेटा डीएम, टोटल मास तो कैपिटल एम रहेगा, स्मॉल मास क्या है? डीएम, जिसकी स्मॉल लेंथ क्या है बच्चा? जिसकी स्मॉल लेंथ है डीएक्स। आई होप तुम्हें चीजें जरा जरा समझ में आ रही है। बस अभी तुम्हारा 90% वर्क हो गया, अभी तुम्हारा सिर्फ 10% वर्क बचा है। क्या करो बेटा, यहाँ पे हमें डीएम दिया गया है, यहाँ पे हमें डीएम दिया गया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें डीएम की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो करो पुट, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, करने वाले हैं या फिर करेंगे। तो लिमिट क्या रहेगी? लिमिट देखो 0 से स्टार्ट हो गई, एल पे एंड हो गई। तो एक्स की लिमिट क्या है? 0 टू एल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 टू एल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0 टू एल। तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो है क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल, एक्स की जगह पे एक्स एज इट इज, बट डीएम की जगह पे क्या आएगा बच्चा? डीएम की जगह पे आएगा मास अपॉन लेंथ इनटू डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एज इट इज। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं पुट करा जानते हो? क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन गेट्स कैंसल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स इंटू डीएक्स, कुछ नहीं किया, इसे सिर्फ यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय मास अपॉन लेंथ और अपॉन कैपिटल एम। क्योंकि अगर हम स्मॉल मास को इंटीग्रेट करेंगे तो वो लार्ज मास में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंटीग्रल एडिशन हो रही है, उसकी समेशन हो रही है, ये आप सभी जानते हैं बेटा, ठीक है। तो मास भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहती, वो बाहर रहती है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास पर अपॉन लेंथ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इतना ही इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स
इंटू डी एक्स। लेंथ क्या है अपनी 0 to L अपॉन में यम, ये L और यम मल्टीप्लाई हो रहेगा, ठीक है। तो यम गेट्स कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सभी जानते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर, लिमिट लगेगी यहाँ पर 0 to L अपॉन में 2 इंटू यल, ठीक है। तभी जानते हैं बच्चा, मैंने हर एक को आपको फॉर्मूले तभी क्लियर करके दिए हैं। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख सकते हो, x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 आया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी l अपॉन में था और ये 2 भी अपॉन में, तो 2 हो जाएगा। अभी देखो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पे एक बार l स्क्वायर होगा, उसमें से माइनस 0 का स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर में से 0 गया, कितने बचे सिर्फ और सिर्फ यल स्क्वायर बचे। यहाँ पर हम लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू यल स्क्वायर अपॉन 2l, यल से यल कैंसिल, तो क्या बचा बेटा यल अपॉन 2। तो यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो, या फिर यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके लेंथ के हाफ के बराबर आया, मतलब इसकी जो लेंथ है उसके मिड पॉइंट पे, उसके सेंटर पे एग्जैक्टली क्या आता है, उसके सेंटर पे एग्जैक्टली उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो आई होप तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ चुकी होगी। एक बार मैं फिर से क्विक रिवाइज करता हूँ। हमने एक रॉड कंसीडर किया, इसमें वाई एक्सिस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस है क्योंकि वो एक्स के अलॉन्ग है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या किया, उसका स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर किया जिसका मास डीएम है, उसकी हमने स्मॉल लेंथ कंसीडर करी जो dx के बराबर है, इसको हमने इस फॉर्मेट में अप्लाई किया। सभी जानते हैं जो स्मॉल मास है वो मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx के बराबर होता है, तभी जाके वो dm पर जो स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि देखो पूरे लेंथ में मास, पूरे मास में और पूरे लेंथ में जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है, तो इस जगह पे कुछ ना कुछ डेंसिटी रहेगी। तो मास किसके बराबर रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी स्मॉल लेंथ जो dx हमने कंसीडर करी, तो dm इसके बराबर है। कुछ नहीं किया हमने, dm की जगह पे ये वैल्यू पुट करी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हुए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डेरिवेशन इंटीग्रेशन गेट कैंसिल, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिला, कैपिटल m मिला। इसको हमने, इसको ये m अपॉन l कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे बेटा, और अंदर क्या बचा सिर्फ x इंटू dx। तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यम से यम मर गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यल, ये अपना एक्सप्रेशन आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो यल स्क्वायर में से 0 गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा ऊपर यल स्क्वायर, वो न्यूमरेटर के यल स्क्वायर से डिनोमिनेटर का यल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा यल अपॉन 2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर पे ही लाई करता है, मतलब मिड पॉइंट पे ही लाई करता है। तो इसकी अगर लेंथ फॉर एग्जांपल 14 मीटर है तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे देखने को मिलेगा, 7 मीटर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये आपको कंसेप्ट समझाने वाला था, मतलब समझाना चाहता था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इस पर आपको 2 क्वेश्चन जो है कवर करके दूंगा, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट जो है अकॉर्डिंग टू रॉड क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें रॉड को कनेक्ट करना है, 2 रॉड को कनेक्ट करना है और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, पॉज करो और नोट करो, हाँ ठीक है। हाँ अभी सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट बताने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन लिख के नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझो। क्या होता है बेटा, जब मैं तुमको क्वेश्चन लिख के देता हूँ ना, तब तुम्हारी मतलब एक थोड़ी बहुत आदत पड़ जाती है कि सर हमें ये क्वेश्चन रटने हैं। क्वेश्चन रटो मत, क्वेश्चन को समझो। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जो जिन बच्चों को लिखते हो थोड़ा बहुत बोरिंग आता है या फिर थोड़ी बहुत मतलब वो थोड़ी बहुत अगर नींद आती है बेटा, तो कुछ क्या करो, क्वेश्चन को लिखते हो आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ अ रॉड is 3 meter long और या फिर 3 मीटर इन लेंथ, having linear density
linear density lambda is equal to 2 plus x. Then find the coordinates of its center of mass. ये क्वेश्चन है अपने पास। फॉर एग्जांपल क्या कहता है क्वेश्चन, एक रॉड है, इसकी लेंथ 3 मीटर है और उसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो क्या है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। सिंपल क्वेश्चन है, वही प्रोसीजर है। क्या दिया है हमें क्या दिया है कि जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, 2 प्लस एक्स। लैम्डा क्या है, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ये हमें डीएम की वैल्यू दे रखी है। तो डीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स। यही तो था, सॉरी कैपिटल यही तो था। तो हमें मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। क्या वैल्यू बेटा, वो है 2 प्लस एक्स इंटू डीएक्स। और आप सभी जानते हैं बेटा कि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो रॉड होता है उसमें वाई एक्सिस होता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस होता है। मतलब अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो, अगर वर्टिकल है तो वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस है। तो मान लो कि ये हमें दिया गया है कि वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, लिमिट क्या है 0 to 3, क्योंकि अभी लेंथ क्या है बेटा, अभी 3 मीटर लेंथ है, इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो चलो पुट करो वैल्यू, क्या है एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन 0 to 3, क्या है एक्स, डीएम की वैल्यू क्या है बच्चा, डीएम की वैल्यू है 2 प्लस एक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 प्लस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, डीएम की वैल्यू क्या है 2 प्लस एक्स इंटू डीएक्स। यहां पर भी क्या रहेगा बेटा, इंटू डीएक्स। आई होप तुम्हें चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैंने वैल्यू पुट करी है, क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है वैल्यू, मैंने अभी इसके पहले लेक्चर में, सॉरी इसके पहले कंसेप्ट में मैंने डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल किया था। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर बाद उसका रीजन समझ में आएगा। देखो अभी क्या लिखना है हमें, तो ये x जो है 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2x हो जाएगा 0 to 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx। सिमिलरली प्लस है x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर 0 to 3 इंटू dx। अपॉन में क्या है बच्चा, अपॉन में इंटीग्रेशन 2 इंटू dx, लिमिट क्या है बेटा 0 to 3, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। सभी जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट क्या है 0 to 3, प्लस इसका क्या आएगा बेटा एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट क्या है 0 to 3, ओके। उसके बाद अपॉन में लिखेंगे हम, ये आएगा बेटा 2 इंटू एक्स, सभी जानते हैं डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये क्या आएगा 0 to 3, प्लस ये रहेगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 0 to 3। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड किया है। तो अगर जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत आती है तो वो जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, मैंने उसमें पूरा समझाया हुआ है, डोंट वरी। तो देखो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 मर गए, अपर लिमिट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, प्लस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 3 का क्यूब होता है 27 अपॉन में 3 क्या आएगा 9। मैं डायरेक्टली 9 लिख रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही है, मैंने कुछ नहीं किया, 3 x की जगह पे 3 रखे, तो 3 का क्यूब क्या है 27 और ये अपॉन के 3 है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये 3 को 3 का क्या कैंसिल किया, यहाँ पे आएगा 9 और 9, ठीक है, मतलब 27 को हमने 3 ने डिवाइड किया, तो 27 अपॉन 3 क्या होता है 9, तो 9 प्लस 9 ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस ये क्या रहेगा बेटा अपना, ये रहेगा 9 अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखता हूँ अभी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। देखो 9 प्लस 9 क्या आएगा, 9 प्लस 9 आएगा बेटा अपना 18, 2 इंटू 3 6 प्लस 9 बटे 2। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका बेस 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 को मल्टीप्लाई करेगा, 1 9 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये रहेगा बेटा अपना 18, 6 2 12, 9 1 9 अपॉन में 2, तो 2 इसको डिवाइड मतलब इसको मल्टीप्लाई को, तो वो हो जाएगा 36
12 प्लस 9 कितना होता है 21, क्या 21। इसे तुम चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो, इसे हम कर सकते हैं रिड्यूस आई थिंक 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो आपके जो x सेंटर ऑफ मास की जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है, इस केस में क्या रहेगा 12/7। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं सेंटर ऑफ मास के, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारी की सारी प्रोसीजर आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ उस रॉड के बेस पे समझाई हुई है। एक बार इसे आप पॉज करके नोट करो। यहाँ पर मैं अभी लैम्बडा की जगह पे कुछ और लिखने वाला हूं, तो उस केस में आपको कैसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो भी मैं आपको यहीं पे डिस्कस करके बताऊंगा। डोंट वरी, सारी प्रोसीजर से में सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो इसे पॉज करके एक बार नोट करो। चलो हो गया। अभी मान लो सेम क्वेश्चन अपने पास। तो अभी जो है मान लो एक रॉड है जिसकी लेंथ है यल, कैपिटल यल, और उसकी जो डेंसिटी है या फिर मास पर यूनिट लेंथ है, मैं यहां पे लिखूंगा हैविंग मास पर यूनिट लेंथ, हैविंग मास डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ is ax where a is the constant, then find the coordinate of its center of mass। देखो कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यू बदली है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट आपको समझने के लिए मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन अरेंज किया है। तो देखो एक सेंटर ऑफ एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है बेटा कैपिटल यल, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to l। अभी देखो डीएम जो है, डीएम तो मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो यहाँ पर आपको मास पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू दी गई है बच्चा, वो कितनी दी गई है, वो दी गई है ax। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ax इंटू dx। सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ वैल्यू बदली है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करनी है। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0 to l एज इट इज। अभी यहाँ पे क्या आएगा, डीएम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या आएगा बच्चा, ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अभी डीएम की जगह पे क्या है, अभी डीएम की जगह पे पहले वाला नहीं था, अभी यहाँ पर ax इंटू dx है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x इंटू ax इंटू dx 0 to l। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है 0 to l ax इंटू dx। ओके, अब देखो x इंटू x क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा बच्चा x इंटू x रहेगा x का स्क्वायर। देखो सेम प्रोसीजर है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करना है। रॉड है और हॉरिजॉन्टल है तो उसका x एक्सिस रहेगा, y एक्सिस नहीं रहेगा। अगर वर्टिकल होता तो y एक्सिस रहेगा। तो इसको आप क्या कैसे सॉल्व करोगे, x इंटू एक्स, x का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l ax स्क्वायर इंटू dx अपॉन में इंटीग्रेशन 0 to l ax इंटू dx। ओके, अभी देखो इसे हमें इंटीग्रेट करना है, a बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा 0 to l x क्यूब इंटू dx। सिमिलरली यहां से भी a बाहर आएगा, अंदर क्या बचा 0 to l x इंटू dx, सॉरी x स्क्वायर, x स्क्वायर, a गेट्स कैंसिल। इसका इंटीग्रेशन सभी जानते हैं x स्क्वायर अपॉन में, सॉरी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है x अप का पावर 3 अपॉन में 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x का क्यूब अपॉन में 3। ओके, अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सॉरी ये तो ऑलरेडी यही पे x का स्क्वायर अपॉन में 2। इसकी लिमिट क्या है 0 to l, इसकी लिमिट क्या है 0 to l। ठीक है, देखो करो इससे सॉल्व, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, ठीक है। देखो l का क्यूब अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय l का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी अपॉन में 3 है, ये 3 अपॉन में 2। तो ये 2 इसको डिवाइड है मतलब इसको मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2l क्यूब अपॉन 3l का स्क्वायर। तो l स्क्वायर गेट्स कैंसिल, ऊपर सिर्फ एक l बचा है मतलब 2l अपॉन में 3। तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, वो क्या आया बचा, वो आया 2l अपॉन में 3। आई होप तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसका अभी तुम्हें आइडिया आ चुका होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते, अभी हम रॉड को ज्वाइन करेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसे पॉज करके एक बार आप नोट कर सकते हो। चलो बेटा देखो, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो आप रॉड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझो। देखो
टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स, हमारे पास दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स है, एक है पी क्यू एक है आर एस। आई थिंक ये डायग्राम थोड़ी सी छोटी है बट आपको अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लीज जरा अपने सर के लिए एडजस्ट करो। हाँ देखो ये पी क्यू एक रॉड है, एक आर एस एक रॉड है, ईच ऑफ लेंथ एल, इसकी भी टोटल लेंथ कैपिटल है, इसकी भी टोटल लेंथ कैपिटल है। ठीक है, देखो आर ज्वाइन टू फॉर्म अ टी शेप, इनका क्या कौन सा शेप हो गया, इनका टी शेप हो गया, टी शेप फ्रेम, एक फ्रेम उनकी तैयार हो गई एज शोन इन फिगर। सो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम, तो इस फ्रेम का सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा ये आपको फाइंड करना है। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हो, तो मान लो हमने इसे कहा ये हमें एक्स एक्सिस दिया है, ये हमें वाई एक्सिस दिया है, तो अपना एस पॉइंट जो है मान लो ये ओरिजिन पे है, मतलब इसका एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है। अभी जो अपना ये आर है, शायद आर यहाँ पे, ठीक है एक बार मुझे क्रॉस चेक, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना फॉर एग्जाम्पल अपना आर है, तो इस आर के जो पॉइंट्स है ये आर तो एग्जैक्टली 0 वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स एक्सिस का इसका कोऑर्डिनेट 0 है और ये वाई एक्सिस पर इसकी इतनी टोटल लेंथ कितनी बच्चा, इसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल है, मतलब इसका जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल एल है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एस 0 0 है, आर जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है बट वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कैपिटल एल है क्योंकि वो वाई एक्सिस पर यहां से उसकी शुरुआत हुई है और यहाँ पे वो एंड हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका जो यूनिफॉर्म रॉड है आपको इस फ्रेम को से इसका फ्रेम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो सेंटर ऑफ मास का जो इस फ्रेम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इस रॉड पे लोकेट रहेगा क्योंकि वो ऐसे ज्वाइन है। ठीक है, तो अगर आपको इसे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो आप क्या करोगे बेटा, ये पहले इस रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे, तो ये रॉड यूनिफॉर्म है तो ये सिमेट्रिकल है, तो उसकी वजह से इस रॉड का सिंगल रॉड का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहां पे रहेगा, वो इसके एग्जैक्टली सेंटर पे रहेगा, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, उसके सेंटर ऑफ मास का मतलब मैं सी कहता हूं इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का, पूरे फ्रेम का नहीं, सिर्फ इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, l/2 रहेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में कहीं पे जो है बैलेंस हो जाएगी, मतलब इस पूरे फ्रेम का जो है वो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में रहेगा, इस आर पॉइंट के बीच में, और ये जो फ्रेम जो रॉड है उसकी जो टोटल लेंथ है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उन दोनों के बीच में कहीं पे इस पूरे फ्रेम का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में जरा आ रही होगी। अभी देखो ना ये टी शेप है, हमें इसे बैलेंस करना है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही पे हो सकती है कि वो बैलेंस हो जाए, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा इसके सेंटर ऑफ मास में नहीं लाया करेगा, इसका तो सिर्फ इंडिविजुअली स्पेशल इस आरएस रॉड का लाया करेगा, बट ये तो पूरी फ्रेम है, तो पूरी फ्रेम को अगर हमें बैलेंस करना है तो एग्जैक्टली वो जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट के बीच में कहीं पे लाई करेगा और वो आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है ही नहीं, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या फंडा है अपना, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसे कहो बेटा m1, इसे कहो बेटा तुम y1। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो y सेंटर ऑफ मास, देखो m1 क्या रहेगा, m1 क्या हो, नहीं कुछ नहीं, देखो हाँ देखो क्या है, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये अपने सेंटर ऑफ मास का फंडा है, तो इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो देखो m1 क्या है और m2 क्या है, हमें दिया गया है कि m1 m2 नहीं दिया गया। देखो ये पूरा का पूरा जो है वो पार्टिकल यूनिफॉर्म है, तो इसका इस जगह पर इस पॉइंट का जो मास है वो भी सेम रहेगा, इस पॉइंट का मास है वो भी सेम रहेगा, मतलब अगर हम इसे कैपिटल M कंसीडर करें फॉर एग्जांपल तो ये भी क्या रहेगा, कैपिटल M रहेगा। तो m1 और m2 की वैल्यू सेम है, क्यों, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है।
और रॉड यूनिफॉर्म होने की वजह से हर पार्टिकल का मास सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम m1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, m1, ठीक है। इसे अगर हम m1 कहे तो इसका y1 क्या है, इसका y1 है बेटा, सॉरी इसे हम m कहेंगे, इसका y1 क्या है l/2 प्लस m2 क्या है, वो भी m है, और इसका y2 क्या है, वो l है, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब कैपिटल M प्लस कैपिटल M। देखो m इंटू l/2 यह आएगा बेटा अपना ml/2 प्लस ml अपॉन में 2m। ओके, तो m हम ऊपर से कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम m कॉमन पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा l/2 प्लस l अपॉन में 2m। तो m गेट्स कैंसिल, क्या बचा अपने पास बचा ये वाला l/2 प्लस l अपॉन में 2l, सॉरी अपॉन में 2। तो इसका अगर हमें बेस सेम करना तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू l, 2l प्लस l, तो ये आएगा बेटा 3l, और ये 2 और ये 2 4। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा y कोऑर्डिनेट का वो रहेगा 3l/4। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ऐसे भी क्वेश्चन रॉड में बनते हैं। ये प्रोसीजर मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी, मैं जानता हूँ वन स्ट्रोक में नहीं समझ में आता, एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपन। दो अपने पास रॉड थे, इनकी जो लेंथ है, हर एक की लेंथ कैपिटल एल है, ये टी शेप के फॉर्म में है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कहाँ होगा ये बताना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास अगर आपको इसका लोकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा जो इसके एग्जैक्टली सेंटर पे है। क्यों है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट l/2 है। जो हमने पॉइंट कंसीडर करा है r, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये हमने एक्सिस फाइंड किया है। क्योंकि डायग्राम हमें बता रही है कि आपको यही y एक्सिस कंसीडर करना है और यही x एक्सिस कंसीडर करना है। तो होता क्या है बेटा एग्जैक्टली, आप क्या करोगे, आप इसे 0 समझोगे, y कोऑर्डिनेट को l समझोगे, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट पे लाई तो कर रहा है, l डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में पूरी फ्रेम का सेंटर ऑफ मास है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं पे बैलेंस हो सकता है। तो उसके लिए हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला है, हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो हमें x का कोऑर्डिनेट मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी जो है वो x एक्सिस पे लाई तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास का भी जो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा वो भी 0 रहेगा। तो रहेगा कौन सा, y का कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ पे y सेंटर ऑफ मास पकड़ा, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m l/2 प्लस ml, क्योंकि m क्यों हमने कंसीडर करा, क्योंकि इसका भी, इस पॉइंट का भी जो मास है वो कैपिटल M रहेगा। फॉर एग्जांपल इसका भी मास जो है कैपिटल M रहेगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। तो हमने यहाँ पे इसे पुट किया, इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला बेटा, 3l/4। ठीक है, चाहो तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक और ट्विस्ट बनता है। कैसे बनता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक बार इसे आप नोट करो। चलो पॉज करो और नोट करो, ठीक है। बस मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन बनता है, इसके बाद मुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर करना है। उसको कवर करने के बाद फिर मुझे थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, मतलब मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन मुझे आज आपको समझाना है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बच्चों को मुझे पढ़ाते वक्त बहुत मजा आता है। तो आज भी वो क्वेश्चन पढ़ाते वक्त ना मुझे थोड़ा सा फील आएगा और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। देखो मान लो अपने पास एक रॉड है, इस तरह से 2 रॉड है, ये रॉड है अपने पास। अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अभी इसको भूल जाओ। मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ उसे समझो। देखो अपने पास 2 रॉड है इस तरीके से, एक दूसरा रॉड है इस तरीके से। हर एक की लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, इस बेचारे की भी लेंथ कैपिटल एल है, इस बेचारे की भी लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, दोनों जो रॉड है वो यूनिफॉर्म है और आपको इस फ्रेम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसके एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आएगा, और इस फ्रेम का जो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इन 2 पॉइंट के बीच में लाई करेगा। एक बार फिर से समझो तो आपको, देखो ये 2 रॉड है अपने पास, इसे कहो PQ, इसे कहो RS या फिर RS कहो, कोई बात नहीं, RS। 2 अपने पास रॉड है PQ एंड RS, दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों की लेंथ कैपिटल एल है। तो इनका ये जो फ्रेम बनी है अपनी, इस बनी हुई फ्रेम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा
वो कहाँ पे रहेगा, अगर आपको ये पूछा जाए तो आप कहोगे कि इस केस में विद इन द बॉडी सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी या फिर आउटसाइड द बॉडी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और इन दोनों के बीच में लाई करेगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है बेटा। देखो ये एक सेंटर ऑफ मास है इस एक्सिस का, सॉरी इस रॉड का, और ये दूसरे रॉड का सेंटर ऑफ मास है। तो उस केस में होता क्या है, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है इस फ्रेम का, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे लाई करेगा, है कि नहीं। बट ये पॉइंट तो अभी फ्रेम के अंदर है ही नहीं, ये पॉइंट फ्रेम के बाहर है। जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कैन बी लाई आउटसाइड द ऑब्जेक्ट या फिर आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास जो है वो कंटिन्यू बॉडी के आउटसाइड भी लाई करता है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो दोनों भी यूनिफॉर्म है तो इसका मास यम रहेगा, इसका मास भी यम रहेगा, क्योंकि लेंथ भी सिमिलर है, लेंथ सिमिलर है और वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर एक पार्टिकल का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट l/2 है। l/2 क्यों है, क्योंकि उसका वो यूनिफॉर्म रॉड है और वो सिमेट्रिकल है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है बेसिकली और एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा l/2 जो x पे है और y का रहेगा 0। ठीक है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के। पहले हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, देखो m1 क्या है बच्चा, m1 है, मान लो ये अपना m1 है, m1 तो यम ही रहेगा। लो x1 क्या है, मान लो अपना ही x1 है, तो x1 है बेटा अपना l/2। ओके, प्लस m2 कैपिटल M और x2 0 है, देखो ना ये 0 है, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब क्या, कैपिटल M प्लस कैपिटल M। तो ये रहेगा बेटा अपना ml/2 और ये रहेगा बेटा अपना 2m। तो m गेट्स कैंसिल, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा बेटा l/4 x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चा, y कोऑर्डिनेट आएगा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, तो m1 क्या रहेगा, y1 क्या है, मान लो अपने पास ये y1 है और ये y2 है, तो ये l/2 y1 हो गया। ठीक है, प्लस m2 क्या है बेटा m और y2 क्या है 0 अपॉन कैपिटल M प्लस कैपिटल M। ठीक है, देखो क्या आएगा अपना y सेंटर ऑफ मास, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो y सेंटर ऑफ मास, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। देखो m इंटू l/2 वो आएगा ml/2 और m प्लस m 2m, तो ये आएगा 2m, तो m गेट्स कैंसिल l/4। तो दोनों की जो दोनों के सेंटर ऑफ मास की जो कोऑर्डिनेट आए, एक आया l/4 दूसरा भी आया l/4। ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो आपको अगर ऐसे रॉड के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह से उनको सोच कर सॉल्व करना पड़ेगा। कि उसकी कंसेप्ट थी बेटा, जो मुझे आपको क्वेश्चन कंसीडर करके आपको क्वेश्चन को लिख के जो है मैं समझाना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार रिपीट करके थोड़ा स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। फिलहाल इसे पॉज करके आप नोट करो। चलो, ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर सेमी सर्कुलर रिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो फिर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, बट आज टाइम की वजह से थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टली वो फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये माय बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे पढ़ाने में, क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज होती है जो बहुत सारे बच्चों को मतलब दिक्कत देती है, वो आपकी इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। पहली बात देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्या करना है हमें, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस r। पहली लाइन पढ़ ली हमने। पहली लाइन से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल मेटल के बॉल्स हैं, मतलब उनका मास हर जगह पे सेम, मतलब इस पॉइंट का मास मान लो m है तो इस पॉइंट का मास भी m रहेगा और इस पॉइंट का मास भी m रहेगा। तो इसकी रेडियस r है तो ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r, ये भी r और ये भी r। ठीक है, ये हमें हमारी पहली लाइन बताती है। r प्लेस टचिंग की जगह हमें दिख रहा है
ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज फॉर्म। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अभी देखो, when the center of three balls are joined, what is the location of the center of mass? तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास तीन आइडेंटिकल मेटल के बॉल्स हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, और अगर हमने उन्हें उनका जो सेंटर है उनको अगर हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया जिनकी वजह से उनका इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और व्हेन द सेंटर ऑफ थ्री बॉल्स आर जॉइंड, और इनका जो सेंटर है अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो कहां पे लाई करेगा, हमें वो बताना है। मतलब एग्जैक्टली मोटा मोटा क्या, इस डायग्राम का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे मानना पड़ेगा। पहले तो आपको ग्राफ फाइंड करना, ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया अपना वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप इसे ओरिजिन में समझ सकते हो, इसे ओरिजिन में समझ सकते हो। आपको जिसे ओरिजिन में समझना है आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। तो मान लो मैंने इसे ओरिजिन पे कंसीडर करा, तो इसके जो एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। तो इसके जो रहेंगे बेटा, ये तो वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये r डिस्टेंस है और ये r डिस्टेंस है, मतलब ये 2r डिस्टेंस पे इसका x एक्सिस लोकेट है और ये y एक्सिस पे लोकेट नहीं है। अबे देखो, ये जो अपना m पॉइंट है ये तो यहाँ पे लोकेट है, मतलब ये एग्जैक्टली इसके बीच में लोकेट है क्योंकि वो आइडेंटिकल है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा बच्चा, इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा r, क्योंकि वो x से इतने r डिस्टेंस पर है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है कहीं पे, ठीक है। आपको मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ करे इसलिए थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे दिख रहा होगा, बट ये एग्जैक्टली इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, r रहेगा। अभी देखो, अगर हमने इसे इस तरह से ज्वाइन किया तो ये इसका y एक्सिस है और वो आपको फाइंड करना है। देखो, बहुत सारे बच्चों को मुझे सिर्फ इसमें एक ही कंसेप्ट है कि इसका आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना मुझे सिखाना है। देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, वो इससे चिपका हुआ है, ये इससे चिपका हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, अपना r रहेगा। मैंने डायग्राम थोड़ी सी रफ ड्रॉ करी है, बट अगर आप जब एग्जाम में देखोगे ना तो ये डायग्राम आपको प्योरली दिखेगी। ये जो अपना y एक्सिस है वो इससे चिपका हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से है। मतलब ये जो अपना y एक्सिस है ना बेटा, ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो है ये बॉल इसके y एक्सिस कैसे चिपका हुआ है। तो मैं थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत आ रही थी वो ड्रॉ करने के लिए, इसलिए मैंने मोटा मोटा इसको यहाँ पे लिख दिया है। बट आप कंसीडर करो कि ये जो मेटल का बॉल है इससे चिपका हुआ है, मतलब ये y एक्सिस का और ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली वो कितना है, सिर्फ r है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बेटा, ये 2r है, r प्लस r 2r, मतलब ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनी है, इस तरीके से। ये देखो, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनी है। तो ये डिस्टेंस रहेगा r क्योंकि चिपके हुए है, और ये r और ये r, ये टोटल डिस्टेंस क्या है 2r, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला। तो जब आप इसे ज्वाइन करेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं, जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है 90 डिग्री के, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है 2r, तो 2r ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जो ये डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर, और इसे हम फॉर एग्जांपल x स्क्वायर मानते हैं क्योंकि हमें उसे फाइंड करना है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये वाला, ये इससे चिपका हुआ है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये इससे चिपका हुआ है, बट रफ डायग्राम होने की वजह से आपको थोड़ा दूर लग रहा है, ठीक है। देखो 2r का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 4r का स्क्वायर, r का स्क्वायर r का स्क्वायर, x का स्क्वायर x का स्क्वायर। आपको ये साइड फाइंड करनी है, ये सॉरी ये वाली, ठीक है। आपको ये साइड फाइंड करनी है, तभी तो आप इसका y एक्सिस फाइंड कर सकोगे, ठीक है। देखो 4r स्क्वायर, ये प्लस इधर आने के बाद माइनस इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो 4r में से 3r गए, 3r का स्क्वायर बचा, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ x चाहिए, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x की वैल्यू क्या मिले हमें, 3√3r। तो ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से y एक्सिस तक वो √3r है। तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा अलोंग y एक्सिस वो रहेगा बेटा √3r। आई होप तुम्हें √3r कैसे आया इसका मीनिंग समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसे इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ तक इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको समझाने के लिए मैंने वो ड्रॉ किया है।
अभी कुछ नहीं, हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास का इसके बीच में आएगा, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका एक वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। क्या फॉर्मूला है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट का? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में क्या रहेगा बच्चा? m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, बताओ m1 क्या है? m1 m है क्योंकि वो आइडेंटिकल है। बाद में x1 क्या है? x1 0 है, मैंने इसे m1 माना, इसे x1 माना। प्लस m2 क्या है बच्चा? m2 है m और वो क्या है? 2r, x2 2r प्लस m3 क्या है? m3 भी m है और x3 क्या है? x3 r अपॉन में m1 प्लस m प्लस m प्लस m। तो m इंटू 0 m, 2r इंटू m 2mr, वाह, प्लस mr अपॉन में 3mr। क्या आया बच्चा? 2mr प्लस mr 3mr अपॉन में 3m। तो 3m गेट्स कैंसल। तो उसका x कोऑर्डिनेट का कंपोनेंट क्या आया? उसका x कोऑर्डिनेट का कंपोनेंट आया बेटा r। तो x जो है वो r डिस्टेंस पे है, कहां से? सेंटर ऑफ मास से। सिमिलरली प्रोसीजर है अपनी y एक्सिस के लिए। मैं चाहूं तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो इरेज कर दूंगा, नहीं यही पे लिखता हूं मैं आपकी सिंगल के लिए, क्योंकि उसे इरेज करना थोड़ा सा मुझे अनकन्वीनियंस लगेगा। ठीक है, देखो करो। क्या है? y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, क्योंकि अपने पास तीन ऑब्जेक्ट है m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, सेम प्रोसीजर है बेटा। y सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? y सेंटर ऑफ मास रहेगा m, क्योंकि सभी का मास m है। y1 क्या है? y1 0 है, ये 0 है। ठीक है, प्लस m2 भी m है, y2 क्या है? y2 भी 0 है, प्लस m3 m है और y3 क्या है? वो है √3r अपॉन में 3m। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, m इंटू 0 0, m इंटू 0 0, yc इज इक्वल टू क्या है बेटा? m √3mr अपॉन में m। तो m गेट्स कैंसिल। तो yc क्या आया? yc आया बेटा अपना √3r। तो x कोऑर्डिनेट है r और y कोऑर्डिनेट है √3r। तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, ये था अपना ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसे एक बार पॉज करके नोट करो आप। चलो बेटा, हो गया। अभी देखो, ये था अपना आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला क्वेश्चन था। देखो, सेमी सर्कुलर रिंग का जो कोऑर्डिनेट होते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको डायरेक्टली ध्यान में रखने हैं। एक होता है बेटा x एक्सिस हमेशा 0 और जो y एक्सिस होता है वो होता है 2r अपॉन में पाई, 0,2r अपॉन में पाई। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया है, जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, मैं आपको चीजों को सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ। देखो, मस्ती मजाक तो मैं भी कर सकता हूँ, पर उससे क्या होता है ना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो बच्चे फन के लिए आते कि यार सर ने हमें मतलब थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके पढ़ना चाहिए, तो ग्लोरीफाई करके पढ़ाने से क्या होता है बेटा, फिल्मों के डायलॉग मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे भी फिल्में देखने का बहुत शौक है। दूसरे जो इधर उधर के टॉपिक है मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बट देखो, सभी की मेंटेलिटी वो हो चुकी है कि सर ने ना हमें ना मतलब सीरियस होके पढ़ाना बंद करना चाहिए और थोड़ा बहुत हमें हंसी मजाक में पढ़ाना चाहिए। देखो बेटा, ये सब्जेक्ट सीरियस है। जितना तुम इसे इजी समझ रहे हो ना, उतना इजी नहीं है बेटा। इसे जब तुम सीरियस होके पढ़ोगे तभी एक क्लियर हो जाएगा। अगर तुम इसे मतलब मस्ती मजाक में पढ़ोगे ना, तो मतलब तुम्हें उस डेप्थ तक नहीं ले जा नहीं मतलब मैं उन्हें तुम्हें उतने डेप्थ तक नहीं ले जा सकता। जब हम हंसी मजाक करते तब वो डेप्थ हमें नहीं आती। तो जब आप पढ़ते हो तो सीरियस होके पढ़ो और डेप्थ तक पढ़ो, तभी जाके पढ़ाई का मजा आता है बेटा। अगर मैं तुम्हें इधर उधर के डायलॉग मारो, अभी देखो रात के 1 बज रहा है, 1 बजने पर मेरा मूड कैसा होना चाहिए तुम बताओ। मैं दिन भर ऑफलाइन बैच अटेंड करता हूँ और रात में अभी तुमको रात के 1 बजे में पढ़ा रहा हूँ। तो रात के 1 बजे अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो जाहिर सी बात है आदमी को थोड़ी बहुत नींद भी आती है,
मतलब मुझे नहीं आती क्योंकि मुझे अभी आदत हो चुकी है, बट कभी कभी तो उसका असर तो पड़ता है ना, क्योंकि जो एटमोस्फेयर है बहुत मतलब शांत है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। बट अगर आप देखोगे बेटा, तो इस केस में अगर मैं आपको हंसी मजाक करूंगा और मैं आपको सीरियसली होकर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सीरियसली होके ही पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कोई हंसी मजाक कर रहा है, तो उसकी तरफ दौड़ के मत जाओ, पहले देख चेक करो जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन लगता है तो आप जाओ, कोई बात नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है, आपको ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको 50% पढ़ाई और 50% अगर आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो उसको कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है बेटा उतना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉच टिल एंड। तो उसके लिए भी बेटा सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and always stay blessed.